तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मराठों के उत्कर्ष के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने पूरे मुग़ल साम्राज्य को कवर कर लिया है, सभी शासकों के बारे में और मुग़ल शासन व्यवस्था के बारे में भी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मराठों के बारे में। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी हैं। तो यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। जो ये शिवनेर दुर्ग बताया गया है, तो ये द गजेटियर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बताया गया है। कुछ अन्य स्रोतों में जो है वो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में बताया गया है, पर यहाँ पर जो ये आपको देखने को मिल रहा है 6 अप्रैल 1627 शिवनेर दुर्ग, तो ये द गजेटियर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अगर हम अन्य स्रोतों में देखेंगे तो जन्मतिथि उनकी कुछ और भी मिल सकती है। और यहाँ पर बताया गया है कि उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह यदि बात करें तो साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा और 10 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। तो जब जो बीजापुर का सुल्तान था उसने अपने सबसे योग्य सेनापति अफजल खां को भेजा था 1659 के सितंबर में। किस लिए? तो शिवाजी को पराजित करने के लिए। और 10 नवंबर 1659 को ही शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। आपने अक्सर देखा होगा अफजल खां के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बीजापुर के सुल्तान थे उन्होंने भेजा था अपने सबसे योग्य सेनापति को, जो कि था अफजल खां। और अफजल खां को जो है उसने शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। लेकिन 10 नवंबर 1659 को ही शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर इस वीरता का भी प्रमाण मिलता है। और ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो है उन्होंने अपने राज्य को कभी भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले सभी विरोधियों को किस प्रकार पराजित किया, कितनी वीरता के साथ। तो ये पूछा जा सकता है कि अफजल खां को किसने भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने, क्योंकि जो है अफजल खां उनका सबसे योग्य सेनापति था। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। तो ये भी पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? तो महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 ईस्वी में। सूरत को कब लूटा शिवाजी ने? तो 1664 और 1670 ईस्वी में। जब ये पुरंदर की संधि हुई उस समय मंची जो है भी वहाँ उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया और जहाँ से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किसके द्वारा और कहाँ पर करवाया? तो रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान 1676 से 1678 शिवाजी का अंतिम अभियान था।
तो ये पूछा जाता है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो कर्नाटक का अभियान, जो कि 1676 से 1678 तक था। इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया, जो उनकी अंतिम विजय थी। तो शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान और उनकी अंतिम विजय थी जिंजी का किला। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। और उनका जन्म कब हुआ? द गजेटियर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल 1627 में। यानी केवल 53 वर्ष की आयु में ही 3 अप्रैल को 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। और इनका अंतिम संस्कार राजा राम, दूसरी पत्नी जो थी सोयराबाई, उनके पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में बटी थी। पागा सेना, जो कि जिसमें नियमित घुड़सवार सैनिक थे, सिलाहदार जिसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, पैदल जिसमें कि पैदल सेना थी। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने दी थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में था, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा मुगदई, मुगदई यानी मुल्के कदीम, ये वो क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। नोट है कि चौथ एवं सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। यानी जो उनके स्वराज थे वहां पर चौथ या सरदेश मुखी नहीं लिए जाते थे। जो जगह मुगल या दक्कनी राजाओं के शासन में थी वहां पर इन्हें वसूला जाता था। चौथ क्या था? तो भू राजस्व का 1/4 जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। और सरदेश मुखी तो 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर अपना दावा करते थे। फिर एक नोट बॉक्स में जो है पिंक बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें महाराष्ट्र के प्रमुख संत के बारे में दिया गया है। तो पहले हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, जिनका समय है 1275 से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, और बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो ये थे ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। साथ ही ये मराठी भाषा व साहित्य के संस्थापक हैं, और इन्होंने भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका भगवत गीता पर लिखी, जिसको हम सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जानते हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि ये बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। फिर आते हैं हमारे नामदेव के आराध्य देव पढ़रपुर के बिठोबा या बिट्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी, और इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की, जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में भी गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। इनका समय है 1270 से 1350 ईस्वी। फिर अगर हम आगे देखें तो हैं एकनाथ, जिनका समय है 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका को लिखा। तुकाराम, जो कि 1598 से 1650 ईस्वी का समय है, उन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। तो अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज कौन हैं? तो तुकाराम। फिर है रामदास, जिनका समय है 1608 से 1681 ईस्वी। इनको जो है महाराष्ट्र का अंतिम महान संत कवि कहा जाता है। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन क्या है? दशबोध। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंद भवन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए।
नोट है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में बटा था। एक था बरकरी संप्रदाय यानी विठोवा पंथ, दूसरा था धरकरी संप्रदाय यानी राम पंथ। तो जो विठोवा पंथ था यानी बरकरी संप्रदाय, उसमें कृष्ण को मानने वालों का पंथ था, जिसमें कि ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम इत्यादि थे। धरकरी संप्रदाय जिसमें राम पंथ यानी राम को मानने वाले थे, उसमें थे संत रामदास। फिर है सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान पहले पेशवा यानी प्रधानमंत्री जो कि राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौवत जो कि सेनापति था यानी सैन्य प्रधान। अमात्य जो कि राजस्व मंत्री थे, आय व्यय का लेखा जोखा का कार्य करने वाले। वाकयानवीस जो कि सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। और हैं चिटनिस जो कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखते थे। सुमंत वो विदेश मंत्री होते हैं। और पंडित राव जो कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। तो ये था हमारा शिवाजी, मराठों का उत्कर्ष, महाराष्ट्र के प्रमुख संत, अष्टप्रधान इत्यादि टॉपिकों के बारे से संबंधित पूरा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो ये हमारा पूरा टॉपिक जो है कवर हुआ मराठों का उत्कर्ष और शिवाजी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।